बच्चों, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि बच्चों कल वेक्टर्स का समापन हुआ था और आपसे बोला गया था कि टुडे वी विल स्टार्ट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो उसको बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी कुछ हम लोगों ने वेक्टर्स में डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में सीख लिया था, लेकिन फिर भी मैं पुनः यहाँ पर आप लोगों को फटाफट क्विक रिव्यू देता हूँ कि जो हम लोगों ने थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है, जिनका इस्तेमाल करना है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करने जा रहे हैं अबाउट दी थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में। बच्चों, इसमें क्या होता है, इसको एक फिगर से आपको क्लियर करूंगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें पूरे स्पेस को तीन परपेंडिकुलर प्लेन से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। तो एक मैं फिगर इसमें अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ऑक्टेंट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर आपके सामने जो फिगर बनी हुई है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है अबाउट दी थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में। अब देखिए यहां पर ये तीन प्लेन जो हैं, एक येलो, एक ग्रीन वाला और एक ब्लू वाला, ये क्या कर रहा है आपका, ये थ्री डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर देखिए एक पार्ट बेटा इधर की ओर है, एक पार्ट पीछे, दो, तीन, एक इसके पीछे वाला चार, चार ऊपर और चार नीचे, ये फाइनली मिलके आपके ऑक्टेंट बनाते हैं। तो इनका नाम जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये तुम्हारा बेटा फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ये तुम्हारा सेकंड हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बात ये आती है बच्चों की, इसमें किसी भी पॉइंट को अगर रखा जा रहा है तो वो किस प्लेन में लाई करेगा या किस ऑक्टेंट में लाई करेगा, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाए, आइए फटाफट देखते हैं। सपोज करिए मैंने बात किया कि पॉइंट पी लिखा है 2, 3, 4, तो ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, इन आठों ऑक्टेंट में किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। या एक पॉइंट क्यू लिखा -2, 3, -4 कहां लाई कर रहा है। आर लिखा मैंने -2, -3, -7, एस लिखा 2, 3, 0, ये पॉइंट्स किस ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका बेटा होता है कि इमेजिनेशन करने से बेहतर है कि एक ट्रिक समझी जाए। इस ट्रिक में क्या होता है, जरा ये देखो, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सबसे पहले क्या करो, इनका कोऑर्डिनेट डिसाइड करो, ये किस कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं। तो आपने देखा कि भाई प्लस प्लस जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। अच्छा अब देखो जेड का कोऑर्डिनेट, जेड में जेड का साइन देखिए, जेड का साइन कैसा है बेटा, यहाँ जेड का साइन पॉजिटिव है। अगर जेड का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑक्टेंट का नंबर वही होगा जो कि कोऑर्डिनेट का नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर जेड का साइन निगेटिव है तो सबसे पहले क्या करो, कोऑर्डिनेट डिसाइड करो और कोऑर्डिनेट में 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जेड पॉजिटिव तो कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू ऑक्टेंट, जेड अगर नेगेटिव है तो ऑक्टेंट बराबर क्या होगा, कोऑर्डिनेट का नंबर प्लस उसमें 4। देखो बेटा ये माइनस प्लस लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा बेटा कोऑर्डिनेट हो गया। तो आप कहोगे कि सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। जेड कैसा है बेटा, नेगेटिव है, तो 2 में 4 जोड़ो, छठा, माने ये 6 ऑक्टेंट में
लाई कर रहा है। यह देखो बेटा -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, जेड नेगेटिव है तो 3 में 4 जोड़ो 7th ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, जरा यहाँ देखो ये 230 लिखा हुआ है, 230 में जेड क्या है, जेड देख रहे हो 0 है, जेड 0 होने का मतलब क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक पॉइंट टी लिखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट 100 दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस ही सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो दिखाई पड़ रहा है, बाकी वाई और जेड के कोऑर्डिनेट 0 हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो आपके एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा तो वाई एक्सिस पर क्या की 0 हो जाएगी, इस जगह के ऊपर जेड भी 0 होगा और एक्स भी 0 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 a 0 फॉर्म में। और अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या देते हैं हम लोग, 0 0 और a लेंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि कोई पॉइंट अगर स्पेस में लाई कर रहा है तो उसके ऑक्टेंट कैसे डिसाइड किए जाएंगे, किसी प्लेन में लाई कर रहा है तो कैसे लाई किए डिसाइड किए जाएंगे, किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसको देख के कैसे पता किया जाएगा। अब जरा देखो बच्चों, जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लेना हो तो एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड 0 हो जाएगा, तो ए बी 0 होगा। अगर मैं तुमसे कहूं वाई जेड प्लेन में क्या होगा तो आप क्या कहोगे, 0 ए बी होगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं आ रहा है। और जेड एक्स प्लेन में क्या होगा बेटा, जेड और एक्स रहेंगे, वाई 0 हो जाएगा, तो ए 0 और बी फॉर्मेट में होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होते हैं इन स्पेस। जैसे मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसके पॉइंट x2 y2 z2 है, ये डिस्टेंस d हो गई, तो d कितना हो जाएगा, तो d हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। टू डायमेंशन ज्योमेट्री के पॉइंट में से एक पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर यही पॉइंट होता, यहाँ पर एक हम लोगों ने अगेन एक बनाया, यहाँ पे a लिख दिया, x1 y1 z1 लिखा, यहाँ पे x2 y2 z2 लिखा, ये पॉइंट C है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कहानी सेम रहेगी, ये इधर वाला ये इधर वाला। दूसरा क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अच्छा मान लीजिए डिवीजन एक्सटर्नल हो, तो डिवीजन एक्सटर्नल में कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है। अगर मान लीजिए m/n एक्सटर्नली कर रहा है तो क्या करिए, इसको निकालने के लिए m/-n इंटरनली कर लीजिए। ठीक है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, बात में आगे बढ़ाऊं? ठीक है, अब जरा देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। जरा देखो बेटा क्या हो रहा है कि सबसे पहले मान लीजिए ये आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है आपकी। ठीक है, क्या किया जा रहा है आपसे, ये फाइनली एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन और ये जेड एक्स प्लेन, बेटा कन्वीनियंट के लिए हम लोग एक ही ऑक्टेन को शो करते हैं, बाकी पॉइंट लिखने में कुछ भी कर लो। ठीक है ना, तो अब बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई, मैं यहां पर एक लाइन ले लूं, जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, कॉस अल्फा
cos बीटा और cos गामा, these are called डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब जरा देखो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो गया, तो इसमें cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से और cos गामा को N से डिनोट करते हैं, L M N हो गया। ठीक है, अब जरा बात को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इनकी बेटा खास बात होती है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। डिटेल स्टडी के लिए वेक्टर की वीडियो देखिएगा बेटा, इसके ऊपर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। ये फटाफट मैं रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए एबीसी कुछ ऐसे नंबर हैं कि L अपॉन ए, M अपॉन बी और N अपॉन सी, मतलब एबीसी जो है वो एलिमेंट के प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये जो एबीसी है विल सेट टू बी डायरेक्शन रेशियोज। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नए नंबर्स मिलेंगे विल सेट टू बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन और वेक्टर। ठीक है, इनमें रिलेशन बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि एल की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। एम बराबर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। और एन बराबर प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, अब जरा देखो, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं अबाउट दी डायरेक्शन ratios of a line joining two points। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर दो लाइन दी हुई है, उनके डायरेक्शन रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं, तो भाई क्या हो जाएगा इसमें, जरा देखिएगा। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे बेटा वो होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो मैंने तरीका बताया था कि जैसे इसका नाम मैं a दे दूं बेटा, इसका नाम b दे दूं, तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो कहोगे x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ab। m की वैल्यू कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ab। और n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ab। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा हो रही है आप लोगों को इसमें, समझ में आ गई बात? अच्छा, जरा अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन joining the points 4, 3, 2 and 1, 0, 2। तो भाई क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सबसे पहले क्या करोगे, ये नाम ए ले लो और ये बी ले लो। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, 1 माइनस 4, 0 माइनस 3 और 2 माइनस 2। ये कितना आ गया भाई, माइनस थ्री और 0। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे बेटा, तो आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर 3, 9 और 9 18, मतलब 3√2 कॉमा माइनस 3 अपॉन 3√2 कॉमा 0। तो ये तुम्हारे क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ठीक है, और आप चेक कर सकते हो कि अगर इसको मैं डिवाइड ऐसे कर दूं, ये कैंसिल हो गया, और तो इनके स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, फाइनली आ गया, मतलब -1/√2 -1/√2, ये 2 लिखा बेटा और 0। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, तो आप क्या पाओगे कि इनके स्क्वायर का सम कितना हो गया, 1/2
1/2 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया ना। इसका मतलब ये जो वैल्यूज निकली हुई हैं एक्स वाई और जेड की, ये डायरेक्शन कोसाइंस बता रहे हैं। ठीक है, जरा फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं बेटा हम लोग। देखिए भाई, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक लाइन दी हुई है और उसके वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री और जेड एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? पहली बात, अगर ट्रू है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो देखो भाई, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि एक लाइन जो है वो तीनों का एंगल का सम 180 हो। ठीक है, तो ये 180 तो खैर आ रहा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जो तीन एंगल बन रहे हो वो 180 डिग्री की हो। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, हमने माना कि ये अगर एल की वैल्यू क्या होगी, cos 90, एम की वैल्यू cos 60 और एन की वैल्यू cos 30। cos 90 कितना हो गया, 0, cos 60 हो गया 1/2 और cos 30 हो गया √3/2। जरा सबका स्क्वायर बेटा करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो जाएगा 0 प्लस 1/4 प्लस 3/4। ये कितना आ जाएगा, 4/4 माने 1 आ गया, 1 आ गया ना। इसका मतलब ये किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन मैंने क्या मालूम जो पूछा जाता है बेटा, दूसरा सवाल मान लो यही मैं तुझसे पूछूं कि एक 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है और 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये किसी लाइन के डायरेक्शन वो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई लाइन 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बना सकती है विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल्स बेटा क्या ये हो सकते हैं, तो चेक करो फटाफट। बेटा एल की वैल्यू कितनी होगी, cos 45 डिग्री, एम की वैल्यू cos 60 डिग्री और एन की वैल्यू cos 120 डिग्री। cos 45 कितना हो गया, 1/√2, 1/2 और cos 120 इज -1/2। बेटा सबका स्क्वायर कर दो, तो 1/2, 1/4, 1/4, ये कितना आ गया भाई, 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4, 4/4 आ गया। ये कितना आ गया, 1 आ गया। बनाने का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री जो है वो डायरेक्शन एंगल्स जो है वो किसी भी लाइन के पॉसिबल है। बच्चों की बात और देख लो कि क्या इनका सम जो है वो 180 आ रहा है क्या, बदल गया है ना। तो इट इज नॉट कंपलसरी कि डायरेक्शन कोसाइंस होने के लिए एंगल का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, ये ध्यान रहेगी बात आप लोगों को। दूसरा बेटा क्वेश्चन ये है कि एक लाइन जो है वो π/4 बना रही है विथ एक्स एक्सिस और π/3 बना रही है जेड एक्सिस से। आपसे कहा जाता है वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसको पता करना है। तो भाई क्या होगा, देखो π/4 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एल, तो एल की वैल्यू कितनी है, 1/√2 cos π/4। एम कितना है पता नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस के बारे में पता नहीं है। और एन कितना है, π/3 मैंने cos 60 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2 प्लस एम स्क्वायर प्लस √3 का मतलब 3/4, ये क्वेश्चन हो गया। तो एम स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 3 to 5/4 माने 1 - 5/4।
फिर से चेक कर लीजिए, एल की वैल्यू cos पाई बाई 4 1/√2 हो गया, m निकालना है, cos 60 यहाँ पे 1/2 मैंने गलत लिख दिया, 1/2 है ये, तो ये 1/4 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4। तो फाइनली कितना आ गया, m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/, m की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई। अब जरा देखिए, m की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 मैंने cos बीटा जो है वो 1/2 हुआ, या cos बीटा जो है वो माइनस 1/2 हुआ। इससे भाई क्या मिला, इससे मिलेगा कि जो बीटा जो है वो पाई बाई 3 होगा या 2 पाई बाई 3 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक बेटा ये लाइन है और दूसरी आपकी ये लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये फाइंड आउट करना है। ये L1 M1 और N1 है, ये L2 M2 और N2 है। वी नीड टू फाइंड द एंगल थीटा। तो इसका बेटा फार्मूला क्या होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू L1 डॉट L2 प्लस M1 डॉट M2 प्लस N1 डॉट N2 अपॉन में अंडर रूट, इनका सबका स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फार्मूला बन जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और in terms of direction ratio the formula will be A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square, दूसरा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, आइए फिर इन बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, cos थीटा हो जाएगा cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। लाइन मान लो पैरेलल्स है, मतलब एक लाइन इधर एक लाइन इधर। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, दे आर मेकिंग सेम एंगल्स। सेम एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, या ऐसे कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। तो क्या होंगे, अगर लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये बात ध्यान रहेगी ना बेटा। इसका इस्तेमाल करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि तीन पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। मान लो एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया, तीसरा पॉइंट सी दिया है। हमसे कहा जाए कि भाई शो करिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्या करोगे, तो आप कह दोगे भाई डी आर ऑफ ए बी बराबर हो जाए डी आर ऑफ बी सी, या डी आर ऑफ ए बी प्रपोर्शन में हो डी आर ऑफ बी सी। तो देखो ए बी में बी पॉइंट कॉमन और बी सी में बी पॉइंट कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो है वो पैरेलल तो है ही है, और बी पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। समझ आ गई बात ये, ठीक है। बात को मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं जरा सा। तो जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन कहूं कि एक पॉइंट दिया है 2 3 4, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है
-1 -21 और तीसरा लिखा है 587। आपसे कहा जा रहा है कि शो करिए तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अभी तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है, हो सकता है एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसकी स्लोप ऑफ ए बी कितनी होगी जरा बताओ, मतलब डी आर ऑफ ए बी, डी आर ऑफ, इसका नाम दे रहे हैं ए बी और सी दे रहे हैं, तो डी आर ऑफ ए बी कितने जाएंगे, -3 -5 और -3। डी आर ऑफ बी सी कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 6 4 नहीं 10 और 7 माइनस में 6। अच्छा देखो बेटा -3, अब इसका जरा रोशिए देखो, -3/6 -1/2 आएगा, -5/10 -1/2 आएगा, -3/6 अगेन -1/2 आएगा। We are getting the same values every time, therefore AB is parallel to BC, but B point is common, therefore ABC are collinear. Okay, got it? देखो बेटा, अगर तुम्हारे सामने कह दिया जाए कि एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 3, कोऑर्डिनेट ऑफ B 4 5 7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C -4 3 -6 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D 2 9 2 है। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना। तो ठीक है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी जो होंगे वो -3 -3 और -4 हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी कितने होंगे, -6 -6 और -8 हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर डायरेक्शन रेशियोज -3 -3 -4 हैं तो इसको हम लोग 3 3 4 भी कह सकते हैं। अगर कोई कॉमन नंबर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो बेटा, ये कितना जाएंगे 3 3 4। आप देख रहे हो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, सेम है। इसका मतलब ए बी और सी डी जो है वो आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जैसे आपसे कह दिया जाए कि दो लाइनें दी हुई हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो दिया हुआ है 12/13, 3/13, -4/13। दूसरा क्या है 4/13, 12/13, 3/13 और एक लाइन और दे दी गई है 3/13, -4/13 और 12/13। आपसे एक पूछा जा रहा है कि भाई शो करना है कि ये जो 3 लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं ये लाइनें के बीच के एंगल कितने हैं। तो भाई मान लो ए बी सी डी मान ली, एक लाइन L1 मान ली, कैपिटल मान लो L1, L2 मान ली और L3 मान ली, तो एंगल बिटवीन L1 L2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फार्मूला क्या होता है बेटा, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 36 + 12 -48 अपॉन में 169। ठीक है ना, 169 एलसीएम हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, आप देख रहे हो कि 0 आ गया। ठीक है बेटा, इसे देखो, इसमें भी देखो सेम नंबर दिए हुए, खाली माइनस का डिफरेंस एक में है, और तीसरे इनमें देखो सिर्फ माइनस का डिफरेंस एक में है।
तो सबका सम बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, L1 L2 M1 M2 N1 N2 सबका, तो सब अलग अलग जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया भाई, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तीनों लाइंस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कभी भी डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर आ जाए तो वो लाइन आपस में कैसी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो बच्चों हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वी कैन स्टार्ट दी स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, फटाफट देखते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में क्या चीज कहानी है। सबसे पहले समझ लीजिए, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये कोई पॉइंट पी है, यहां पर मान लो पी एनी पॉइंट है एक्स वाई जेड, और ये दूसरी एक लाइन के ये पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, और ये कोई पॉइंट क्यू है, x1 y1 और z1 से पास हो रही है। तो हमारा पहला बेटा जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की स्पेस में है, तो पहला केस क्या है, व्हेन लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन। बेटा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इस लाइन की जो इक्वेशन होगी भाई वो कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले पी क्यू और ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक पॉइंट पी मान लिया एक्स वाई जेड, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक पॉइंट जो है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए, और एक ऐसा जनरल पॉइंट जो पॉइंट आप मान रहे हैं वो जनरल पॉइंट होगा जो हर एक वैल्यूज जो उसके ऊपर लाई कर रही हैं उससे क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो देखो जरा यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूं कि लाइन क्यूपी जो है इस पैरेलल टू, इसका नाम लाइन एल दे दें, इसके एल के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो बेटा ये क्या कह रहा है तुमको, ये तुमको जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है, कहां पर, ये लाइन बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है आपको, कब, जबकि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अगर कोई लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास होने लगे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर दो पॉइंट बेटा दिए हुए ऐसे मान लो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पर अगेन एक पॉइंट पी मान लेना, और ये जो तुम्हें पॉइंट दिए हुए हैं क्यू और आर उसका यूज कर लेना। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये x y और z। तो वही क्या हो जाएगा बेटा इसमें कि x माइनस, तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी इसमें, इसमें हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को बेटा, प्लीज लर्न दिस इक्वेशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन में अगर हम दो पॉइंट से पास हो रही है
तो उसके लिए ये क्वेश्चन यूज में आएगी। एक बात बेटा और ध्यान कर लो आप लोग इसमें कि कभी भी अगर एनी पॉइंट ऑन द लाइन माननी हो तो यहाँ पे क्या कर दो, इसमें इसको k के बराबर मान लो। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज x इज इक्वल टू ए के प्लस x1, y इज इक्वल टू बी के प्लस y1 और z इज इक्वल टू सी के प्लस z1। ये क्या हो गया बेटा, ये ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें कि आप लोग इसको अपनी मर्जी से कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब जरा मैं बात करने जा रहा हूं आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि 5 -2 और 4 से पास हो रही है और ये पैरेलल है एक ऐसे वेक्टर को जिसकी इक्वेशन मतलब जो वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो मैंने बताया था बेटा वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट्स i j k होते हैं एक्चुअली में वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो 2 -1 3 हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के, मतलब जो वेक्टर इसके लॉन्ग है। और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 5 -2 4 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 5 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन -1 z माइनस 4 अपॉन 3। तो ये तुम्हारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसे मान लो तुमसे कह दें कि भाई एक लाइन दी हुई है x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 2 अपॉन 3 और z माइनस 5 अपॉन -1। आपसे कहा जा रहा है इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो देखो बेटा वेक्टर इक्वेशन कैसी होती है, मतलब ये आप अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर लाइन दी हुई है। तो देखो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी। तो वेक्टर इक्वेशन में वही चीज है कि इसको आप लोग क्या कर लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट को हमने आर मान लिया, ये ए मान लिया और ये बी के पैरेलल है। जरा देखो वेक्टर एपी जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी है। इसका मतलब वेक्टर एपी को हम लोग लैम्डा बी वेक्टर कह सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी दो लाइनें आपस में दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। इसका मतलब आर माइनस ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, लैम्डा बी के। ऐसा क्यों हुआ भाई, एपी वेक्टर जो है बच्चों, वेक्टर एपी जो है वो आर माइनस ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इक्वेशन क्या आ गई, आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। देखो बेटा यहाँ पर जो बी आ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली में बी माने ये हो गया और ए का मतलब ये जो पॉइंट हो गया। तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट देखना इक्वेशन हो जाएगी, इनके साइन बदल दीजिए। तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो ये तुम्हारी होगी वेक्टर इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? देखो बेटा कई बार इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो प्रॉपर फॉर्म में ना देके दूसरे तरीके से दी जाती है। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए इसमें, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 4 5 7 and parallel to 2x plus 3 upon 4 3 minus y upon 5 is equal to 2z plus 1 upon 6। देखो बेटा जो इक्वेशन दी हुई है जिसके लाइन पैरेलल है
तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 4, 5, 6 होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर एक्स वाई जेड दिए हैं वो उसके कोफिशिएंट 1 नहीं है, क्योंकि बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी होती है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो बेटा यहाँ 1 बनाओ, कॉमन ले लो 2, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 3/2 अपॉन 2, वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 5 और z प्लस हाफ अपॉन 3। तो एक्चुअल में जो लाइन है वो किससे पास हो रही है? 4, 5, 7 से पास हो रही है। और किसके पैरेलल है बेटा? उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 5। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? x माइनस 4 अपॉन 2, वाई माइनस 5 अपॉन माइनस 5 और z माइनस 3 अपॉन 3। ठीक है? एनी कंफ्यूजन इन दिस प्रॉब्लम? आई थिंक इट विल बी। बेटा जरा फिर देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, सपोज करिए दो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ आपको दी हुई है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी लाइन है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये बेटा दो लाइन आपको दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है, पता करना है आपको कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो इसका तरीका बेटा क्या होता है? इसका तरीका ये है कि अगर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग है तो वहां पर क्या होगा? x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जा रही है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग है। अदरवाइज लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगा। एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस वन अपॉन 3, वाई प्लस वन अपॉन 2, z माइनस वन अपॉन 5, और दूसरी लिखी हुई है x माइनस टू अपॉन 4, y माइनस वन अपॉन 3 और z प्लस वन अपॉन माइनस 2। आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करिए कि ये पता करिए लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो भाई क्या करोगे? एक डिटरमिनेंट बनाओगे सीधे। ये तुम्हारा क्या है बेटा? 2, पहले इसके देखो किस पॉइंट से पास हो रही है, तो कहोगे 1, माइनस 1 और 1। ये किससे पास हो रही है? 2, 1 और माइनस 1। तो दो में से एक गया बेटा कितना? एक, एक और एक 2, माइनस 2 आ गया ये, x2 माइनस x1। फिर ये क्या है बेटा? 3, 2, 5, 4, 3, माइनस 2। जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। हम c1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, c1 मतलब ये, तो ये 1 आ गया। देखो ये लाइन छूट गई, -4 -15, फिर क्या होगा? फिर है -3, इस लाइन को भूल गए, इसको भूल गए, -4 + 6 और फिर आएगा 4, 10 +4, ये कितना आ जाएगा? -19, और माइनस में ये आ जाएगा 6 + 56। आप देख रहे हो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है? एम आई क्लियर? समझ में आ गया आपको कि कैसे पता करेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा बात आती है कि अबाउट दी स्क्यू लाइंस। बेटा लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस कब कहलाएंगी और स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? तो आप भी जान लीजिए कि ऐसी जो दो लाइनें जो हैं जो अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही हैं, है ना, और उनको कहीं भी आगे आगे बढ़ाने के ऊपर, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइनें जो ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो,
अच्छा, टू डायमेंशन में तो ऐसा होता नहीं, आपको पता है कि भाई एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो आपस में लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन जो है, ऐसा हो कि लाइन मान लो ये इंटरसेक्टिंग नहीं तो पैरेलल होंगी, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइन पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो? तो आप कहोगे हाँ ये पॉसिबल है, अगर लाइन जो है वो दोनों अलग अलग प्लेन पे लाई कर रही है, मतलब एक इस प्लेन पे लाई कर रही हो और एक इसके दूसरे प्लेन पे लाई कर रही हो, इस तरीके की जो, तो ये लाइन ना ही क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी। तो बच्चों ऐसी लाइन जो है वो कहलाती है आपकी स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच में दोनों लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जिसको ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन बनी हुई है, ये क्या है बेटा, ये ऐसा होता है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये जो पी क्यू है, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सवाल ही पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। तो देखो बेटा, अगर मान लो दो लाइन की क्वेश्चन दी है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। दूसरी क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी जो है आप वो निकालिए, लाइन ऑफ ओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करिए कितनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला बेटा क्या होता है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में बदल के बोले दे रहा हूं, ए टू माइनस ए वन, बी वन बी टू अपॉन में मॉड बी वन क्रॉस बी टू, जहां पे इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन है आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और इसकी क्वेश्चन है वेक्टर आर बराबर ए टू प्लस लैम्डा बी टू। जैसे मैं तुमसे कह दूं, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, इस लाइन इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। अब जरा देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक लाइन दी हुई है, कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज इक्वेशन आर गिवन बाई। या तो मैं क्वेश्चन तुमको थ्योरेटिकल बता रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कितनी है। तो एक्स प्लस वन अपॉन सेवन, वाई प्लस वन अपॉन माइनस सिक्स, जेड प्लस वन अपॉन वन। दूसरी क्या दी है बेटा, थ्री माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, वाई माइनस फाइव अपॉन माइनस टू, और z माइनस सेवन अपॉन वन दिया हुआ है। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है भाई इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो देखो सबसे पहले इस वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, इसकी इसकी इक्वेशन हो जाएगी, देखो इसी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस के कैप। जरा देखो ये लाइन जो दी है बेटा, वो आप देखो जरा सा, इसमें एक्स का क्वेश्चन वन नहीं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हो जाएगी एक्स माइनस थ्री अपॉन वन। तो इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आर बराबर थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप प्लस म्यू मान लीजिए आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। अभी क्या करना है, हमें शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो फटाफट क्या तरीका बताया था कि सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ए टू माइनस ए वन बी वन बी टू। क्या हो जाएगा भाई, तो इसलिए पहले क्या करो, पहले बी वन और बी टू निकाल लीजिए। बी वन कितना है बेटा, बी वन ये है और बी टू ये है, तो यहां लिख दो, हम मैं निकाल रहा हूं यहां पर बी वन क्रॉस बी टू निकाल रहा हूं। ये कितना आ जाएगा जरा देखो, आपने यहां लिखा आई कैप
जे कैप के कैप 7 -6 1 1 -2 1। ये कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा I -6 +2 -j 7 -1 +k -14 +6। ये कितना आ जाएगा? -4I कैप +6 -6 जे कैप और -8 के कैप। ठीक है, अब ये जरा अगर मैं ये B1 क्रॉस B2 निकला तो अगर मैं इसका मॉड बोलूं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे √16 + 36 + 64, ये आ जाएगा √116 आ जाएगा ना। अब इसी वेक्टर का अगर हम a2 माइनस a1 से डॉट प्रोडक्ट ले लें तो न्यूमरेटर मिल जाएगा मुझको। तो a2 माइनस a1 कितना होगा भाई? देखो a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? तो a2 माइनस a1 जो है आप देख सकते हो कि 3 में से 3 और -1 हो जाएगा 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 4 6 8 है। तो 4I कैप इससे मल्टीप्लाई करो सीधे तो हो जाएगा ऊपर मॉड में -16 और -36 और -64 अपॉन में √116। तो देख लो बेटा ऊपर 116 आ रहा है, नीचे √116 आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 116 स्क्वायर, सॉरी इतने यूनिट जो है वो आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस हो गई। समझ में आ गई बात आप लोगों को कि शॉर्टेड डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कि लाइन जो है वो आपकी ऐसी है जो कि पैरेलल है और उन दो पैरेलल लाइन के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या किया जाएगा? सपोज करो एक लाइन तुम्हारी ये है, दूसरी लाइन तुम्हारी ये है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस निकालिए। इस लाइन की इक्वेशन है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। इसकी इक्वेशन है x - x2 अपॉन a, y - y2 अपॉन b, z - z2 अपॉन c। अब जरा देखिए यहाँ पर a, b और c, और यहाँ पे जो नीचे लाइन दी हुई है a और b और c दोनों सेम है ना, इसका मतलब लाइन पैरेलल हो गई। तो बेटा इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? वेक्टर r। तो देखो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसकी वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी r बराबर a1 प्लस लैम्डा b, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी r बराबर वेक्टर a2 प्लस लैम्डा या म्यू, मान लो म्यू वेक्टर b। तो बेटा इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस होती है उसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। फार्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो अब सिंपल आप निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन दी होंगी, देखो सिंपली क्रॉस, उसमें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे a2 माइनस a1 क्रॉस b किया और उसको उसके मॉडुलस से, माने जो ये जो यहाँ पे b दिया हुआ था उस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे मैं तुमसे कह दूं एक क्वेश्चन फटाफट जल्दी से डिस्कस कर ले रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कहा कि वेक्टर r लिखा हुआ है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा क्या है? लैम्डा टाइम 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक लाइन दी हुई है। बेटा दूसरी लाइन की क्वेश्चन दी हुई है 2I कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू 4I कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसके जो लाइन दी हुई है इनके बीच में आपको वो क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दोनों लाइन बेटा पैरेलल दी हुई है। क्यों पैरेलल है भाई?
क्योंकि देखो यहाँ पर ये 2 3 4 दिया है और ये 4 6 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में कैसी हो गई, ये पैरेलल हो गई। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, सीधे देखो पहले a2 माइनस a1 निकालो। ठीक है, तो एक काम करिए यहाँ पर आप लोग, तो बेटा कितना आ जाएगा ये a2 माइनस a1 की वैल्यू, तो आप कहोगे a2 माइनस a1 जो है वो आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 2 मतलब हो गया आपका 2 जे कैप, और 5 माइनस 3 इज 2 के कैप। ठीक है, अच्छा वेक्टर बी कितना लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में म्यू कांस्टेंट लगा हुआ है, तो उसमें 2 कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट द सेम वेक्टर एज इन द फर्स्ट लाइन। तो वेक्टर बी कितना हो गया, 2 आई कैप, 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो पहला बेटा काम क्या होता है कि वेक्टर बी को a2 माइनस a1 से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, या a2 माइनस a1 का क्रॉस b से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वी आर यूजिंग मॉडुलस साइन। ये कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 2 2 2 3 4। ये कितना आ जाएगा भाई, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप 8 माइनस 6 माइनस जे 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, प्लस के कैप 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आई कैप माइनस के कैप। और बेटा मॉड बी कितना है, मॉड बी जो है वो आपका आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 29। तो देयर फोर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b, ठीक है, अपॉन मॉडुलस ऑफ b। तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये आप कहोगे a2 माइनस a1 क्रॉस b कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2i माइनस का तो 4 एक अंडर रूट 5 ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना अंडर रूट 29, आंसर कितना आ गया भाई, रूट 5 अपॉन 29 यूनिट्स। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में एग्जाम में कि एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है, एक ये लाइन दी हुई थी और इससे ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया गिवन पॉइंट से, पॉइंट पी है मान लो, अल्फा बीटा गामा, और ये कोई लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, सपोज करो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। वी नीड टू फाइंड आउट दी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, p निकालना है। तो p कितना हो जाएगा बेटा, ये p निकाल के यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, p नहीं निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, बाद में p निकालना है मान लीजिए। तो इसको कैसे निकाला जाता है बेटा, इसका तरीका देखो कितना अच्छा सा है। तुम्हें मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लेना हो तो उसको k मान के वहां पे पॉइंट लेते, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा वैसे तो आप कहोगे ए के प्लस x1, बी के प्लस y1 और सी के प्लस z1, ये हो जाएगा। अब आपने क्या किया, ये जो पॉइंट P है, P क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट P है इसके डायरेक्शन रेशियोज, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, अल्फा बीटा गामा, और ये पॉइंट Q है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा ए के प्लस x1 माइनस अल्फा, बी के प्लस y1 माइनस बीटा और सी के प्लस z1 माइनस गामा। ये तो हो गया। अभी कितना हो जाएगा ये, तो इस लाइन के डी आर हैं ए बी सी और इसके पी क्यू को डी आर आप ये निकाल चुके हैं, दोनों के बीच का बेटा ये कितना है 90 डिग्री। तो क्या करोगे, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है, पता नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको यूज करके आप क्या निकाल लेंगे, आप यहाँ पे जो आपने पॉइंट के माना उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो जैसे के मिल जाएगा आप यहाँ रख देंगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, और इसके बीच की डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू विल हैव द आंसर। मान लीजिए आपको इसका वो निकालना हो, इमेज निकालना हो, तो क्या करोगे, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देना। मान लो ये पॉइंट निकले हैं तुम्हारे 2 3 4 सपोज कर लो, और ये 1 5 7 है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये इमेज निकालना है, कैसे निकालोगे,
इसका ट्वाइस कर लो, कितना होगा 4, 4 माइनस 1 3, 3 का ट्वाइस 6 माइनस 5 1 और 8 माइनस 7 1, तो 3 1 1 आ गया तुम्हारे कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो ये आपकी दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टाइम पर बेटा हम लोग प्लेन डिस्कस करेंगे, और प्लेन डिस्कस करने के बाद में उसी दिन हम लोग इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे एनडीए के, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उनको वन बाय वन फटाफट डिस्कस करेंगे, जिससे तुम लोगों का कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए कि हाउ वी विल सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। तो अभी बेटा मैं क्लास खत्म करता हूँ। कैसी क्लास लगी आपको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।